तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जो कि आपके बेस को भी क्लियर करेगा और आपकी जो सेंटेंस को बनाने की स्किल है उसको भी इंप्रूव कर देगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहां पर देखिए मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, पापा वाज गोइंग फ्रॉम होम टू मार्केट यस्टरडे। ठीक है, एक ये सेंटेंस है और इसका जो हिंदी में मतलब है वो ये है कि पापा कल घर से बाजार की तरफ जा रहे थे। पापा कल घर से बाजार की तरफ जा रहे थे। ठीक है, यहां पर देखिए ये जो वाज गोइंग है इससे हमें पता चला है कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट के कंटिन्यूअस का है। ठीक है, इस सेंटेंस में जो जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं हर किसी वर्ड का अपना एक महत्व है, अपना एक मीनिंग है। ठीक है, अब यहां पर तो वाज गोइंग से हमें ये पता चल गया कि वो कल जा रहे थे, है ना। अब यहां पर हमें ये कैसे पता चला कि वो बाजार की तरफ ही जा रहे थे, है ना। तो इसको बताने के लिए हमें मतलब क्या इसमें यूज करना पड़ेगा या फिर हमने क्या यूज किया है। तो देखिए किसी चीज की तरफ एक तो आप टू वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, TOWARDS, है ना। एक यहां पर मैंने लिख दिया फ्रॉम होम टू मार्केट। फ्रॉम होम टू मार्केट मतलब घर से बाजार की तरफ, फ्रॉम होम। ठीक है, इसके द्वारा भी हम इसी सेंस को निकाल सकते हैं। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये वर्ड्स यहां पर लगेंगे और ये वर्ड्स का हमें इस्तेमाल करना है। दूसरी बात, ये जो वाज है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। इस सेंटेंस में क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो ये वाज वर, हैज, हैव, इज, एम, आर, डू, डज, डिड, है ना, ये सब आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो किसका कहां पर कैसे इस्तेमाल करना है ये भी हम आगे सीखेंगे। एक सेंटेंस और देखिए, आई टोल्ड राहुल बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड माई पॉइंट। मतलब मैंने राहुल को बताया, आई टोल्ड राहुल, ठीक है, परंतु वो मेरी बात को नहीं समझ सका। ठीक है, तो यहां पर ये जो सेंटेंस है इसमें देखिए कहीं पर भी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव इस तरह की हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन फिर भी सेंटेंस का समय हमें पता है कि ये सेंटेंस कब का है। ऐसा क्यों हुआ? तो ये कौन सा टेंस है जिसमें बिना कोई हेल्पिंग वर्ब के हम अपने सेंटेंस को बना सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजें हम अपनी जो है इस वीडियो में सीखने वाले हैं। यहां पर हम इसके बेसिक को क्लियर करते करते अपने थोड़ा सा सेंटेंस को बनाने के लेवल तक लेकर जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक छोटी सी चीज पता होनी चाहिए जो है आपका पर्सन कॉन्सेप्ट। यदि आपको ये पर्सन कॉन्सेप्ट आता है तो समझ लीजिए कि आप अपने सेंटेंस के मतलब 30% भाग को तो समझ ही गए हैं। ठीक है, क्योंकि मेन काम तो सब्जेक्ट का होता है ना। सब्जेक्ट लगेगा तभी तो हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, बिना सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब कैसे लगा दोगे आप, है ना। तो देखिए पर्सन कॉन्सेप्ट में 3 पर्सन होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन। ये जो फर्स्ट पर्सन है इसका मतलब होता है कि जो बात करता है। अब जैसे मैं यहां पर बात कर रहा हूं, है ना, तो मैं यहां पर फर्स्ट पर्सन हूं। ठीक है, सेकंड पर्सन वो कौन होता है? जिससे बात करता है। अच्छा, मैं यहां पर किससे बातें कर रहा हूं? मैं यहां पर बातें कर रहा हूं आपसे। तो आप कौन हो गए? यहां पर आप हो गए सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में बात करते हैं, यानी कि मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो थर्ड पर्सन है। तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? इंग्लिश ग्रामर के बारे में। तो इंग्लिश ग्रामर यहां पर एक तरह से आप थर्ड पर्सन लगा सकते हैं। तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, आप हो गए सेकंड पर्सन और अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश आपकी हो गई यहां पर थर्ड पर्सन। अब मान लीजिए मैंने बोलना कर दिया बंद, आपने बोलना कर दिया स्टार्ट। अब कौन फर्स्ट पर्सन होगा? अब वही फर्स्ट पर्सन होगा जो बोलेगा। अब आप बोलना स्टार्ट कर रहे हो तो आप हो गए फर्स्ट पर्सन। मैं सुनने वाला हो गया, यानी कि मुझसे बात की जा रही है तो मैं सेकंड पर्सन। और आप जिसके बारे में भी बात करोगे वो थर्ड पर्सन। अच्छा, आप चुगली तो करते हैं ना कभी आपने चुगली जरूर की होगी किसी थर्ड पर्सन की, है ना। तो आप जिसके बारे में चुगली करते हैं वो आपका थर्ड पर्सन होता है और आप चुगली कर रहे हैं तो आप फर्स्ट पर्सन है और आपकी चुगली को जो सुनता है वो सेकंड पर्सन है। इस तरह से आप पर्सन कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो ये तो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पर्सन कॉन्सेप्ट को किस तरह से मतलब हम आसानी से और आसान से आसान भाषा में समझ सकते हैं। देखिए इससे आसान भाषा और कोई भी नहीं हो सकती जिस भाषा में मैंने आपको इसको समझाया है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो कोर्स है ना उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस कोर्स में आपको बेसिक कोर्स भी मिलेगा, एडवांस भी मिलेगा और बाद में इसका प्राइस बढ़ भी सकता है, ये बात आपको याद रखनी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप हमारी ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो देखिए आपको नीचे ही बुक्स दिख रही होंगी, उन पर क्लिक करके आपको जो भी परचेज करनी है आप कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको पेमेंट के बाद डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा।
क्योंकि ई बुक्स हैं, किसी के भी घर पर फिजिकली रूप से नहीं जाएंगी, ठीक है। और जो है यदि आपको वहां से नहीं करना तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इनको बाय कर सकते हैं। अब चलिए, अभी हमने पीछे देखा था पर्सन कॉन्सेप्ट कि पर्सन कॉन्सेप्ट क्या होता है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। अब हम सेंटेंस को बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। यही चार ऐसे जो वर्ड हैं जो कि आपके सेंटेंस को बनाने में पूरी मदद करेंगे यदि आपने इनको अच्छे से समझ लिया, ठीक है। पहला आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम को करने वाला, तो काम को जो भी करने वाला है वही आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। अब जैसे मैं यहां पर क्या काम कर रहा हूं, आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूं, तो ये जो काम है इसको कर कौन रहा है आपको पढ़ाने को, मैं, यानी कि मैं आपका टीचर आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो इंग्लिश को पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूं, तो मैं कौन हूं यहां पर, मैं सब्जेक्ट हूं। अब आप कुछ भी काम करते हैं तो उस काम को जो करने वाला होगा वो सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट को याद रखना है, जो भी काम को करने वाला है वो ही आपका सब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट क्या होगा, जिस पर या जिसमें काम का असर पड़े। आप जो भी काम करते हैं उसका असर जिस पर पड़ता है वो ही आपका ऑब्जेक्ट है। अच्छा, मैं कर रहा हूं आपको पढ़ाने का काम, अब इस पढ़ाने के काम से किसको फर्क पड़ता है, आपको पड़ता है, क्योंकि आप वीडियो देखोगे तो आप मुझसे पढ़ोगे तो आप इंग्लिश सीख जाओगे, तो मतलब आप इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं, फर्क आप पर पड़ा है तो आप यहां पर ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है जो काम किया गया है, जो काम किया गया है। अच्छा, सब्जेक्ट जो काम करता है वही आपका वर्ब कहलाता है। ये सिर्फ इसको एक नाम दे दिया है इंग्लिश में, एक वर्ड दे दिया है वर्ब, बाकी काम को ही हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, ठीक है। जो काम किया गया है, सब्जेक्ट जिस काम को करता है वही आपका वर्ब कहलाता है। दूसरा है फोर्थ नंबर का है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जिससे काम के समय का पता चले। मतलब आपका जो काम है, जो आपने सेंटेंस बोला है, जो काम किया है, उससे हमें मतलब उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस समय का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, हमें कैसे पता चलेगा। मान लीजिए मैंने ये सेंटेंस लिखा हुआ है जो काम किया गया है, अब इस हिंदी के सेंटेंस को देखकर हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस कब का है। मान लीजिए आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है, तो यहां पर जो इंग्लिश इसकी बनेगी उसको देखकर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ऐसा वर्ड है जिसे देखते ही हमें पता चल जाए कि सेंटेंस का समय क्या है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है, कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब को तो आपको अच्छे से करना है, यही आपको बताएगा कि काम कब का है, ठीक है। तो आगे देखिए, अब हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब को, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और ये जो पर्सन कॉन्सेप्ट में ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है, ये पर्सन कॉन्सेप्ट के अंदर आता है, ठीक है। किसके अंदर आता है, पर्सन कॉन्सेप्ट के अंदर सब्जेक्ट आता है। वर्ब को बताने की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि काम को तो वर्ब ही कहते हैं, फिर भी मैं आपको लास्ट में इसको बता दूंगा। अभी हम हेल्पिंग वर्ब को पर बात करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बता दिया था, समय को बताती हैं। अब हेल्पिंग वर्ब में भी कुछ कैटेगरी है, कुछ प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब हैं, जैसे कि इजएमआर हो गया, हैज हैव हो गया, डू डज हो गया। कुछ पास्ट की हेल्पिंग वर्ब हैं, जैसे वाज वर हो गया, हैड हो गया, डिड हो गया, ये सब आपकी पास्ट की हेल्पिंग वर्ब हैं। कुछ फ्यूचर की भी हेल्पिंग वर्ब हैं, जैसे कि विल बी, विल हैव बीन, ये फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब किसी भी हेल्पिंग वर्ब को देख के कि ये कब किस क्या है। यदि आपको विल हैव दिखाई देता है तो आपको यहां पर आना है और देखना है विल हैव तो फ्यूचर में यूज होता है, मतलब ये सेंटेंस फ्यूचर के बारे में बात करता है, भविष्य काल के बारे में बात करता है। कहीं पर आपको डू डज दिख जाए तो मतलब प्रेजेंट के बारे में बात की गई है, कहीं पर डिड दिख जाए तो इसका मतलब है पास्ट के बारे में बात की गई है। हैज हैव आपने बहुत बार देखा होगा, तो देखिए यदि सिंपल हैज हैव यूज होगा तो आपका प्रेजेंट ही होगा। कई बार इसको हम मॉडल के साथ लगाकर बोल देते हैं तो उसी का सेंस देगा जिसके साथ यूज होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप हेल्पिंग वर्ब को समझ सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले यहां से प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं और इनका मीनिंग क्या होता है। हिंदी में जब आप इनको कहीं पर देखोगे इंग्लिश में, तो हिंदी में इनका अर्थ क्या होगा, इनका मीनिंग क्या होगा। जैसे कि इजएमआर है, इजएमआर यदि आप कहीं पर देखो कि इजएमआर का इस्तेमाल किया गया है तो ये किस तरह का सेंस देगा। जब भी मैं देखिए यहां पर जो भी चीज आपको बताऊंगा वो चीजें आपकी वर्ब के साथ बताऊंगा मैं, ठीक है, यानी कि उनके साथ वर्ब लगेगी, ठीक है। इजएमआर का मतलब है कोई काम लगातार चल रहा है, यानी कि कंटिन्यूटी को दिखाता है।
कंटिन्यूअस टेंस में तो आप यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करते हैं ना। तो कोई काम लगातार चल रहा है, अब जैसे कि आपको पढ़ाने का काम लगातार चल रहा है ना, जब से आपने वीडियो स्टार्ट किया तब से पढ़ा ही तो रहा हूं आपको, तो ये भी इज एम आर के द्वारा बनाया जा सकता है, ठीक है। और कोई भी ऐसा कार्य है जो लगातार है, रेगुलरिटी में है, कंटिन्यूटी में है, आप इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा हैज हैव। हैज हैव का मतलब है कि कोई काम खत्म या फिर शुरू हो गया है। अब कोई भी ऐसा काम हो सकता है जो खत्म हो गया है या शुरू हो गया है, उसमें आप हैज और हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी ऐसा काम है जैसे कि मान लीजिए अब तक हमने इज एम आर को पढ़ लिया है, यानी कि उसको पढ़ने का काम हमने खत्म कर दिया है, या फिर कोई भी जैसे हमने पर्सन कॉन्सेप्ट को भी मतलब खत्म कर दिया है पढ़कर, तो कोई भी काम या तो खत्म हो गया है, शुरू हो गया है। अब यहां से हम इससे अगले टॉपिक को शुरू करते हैं, तो मतलब शुरू कर रहे हैं, है ना, तो वो भी समा सकता है। अब जैसे डू डज होता है, डू डज को आप कहां पर इस्तेमाल करेंगे? डू डज का इस्तेमाल होगा प्रेजेंट के नेगेटिव में और प्रेजेंट के ही इंटरोगेटिव में भी। अच्छा, प्रेजेंट के कौन से नेगेटिव में? कंटिन्यूअस के में, परफेक्ट के में, तो वो है इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आप डू डज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इज एम आर का इस्तेमाल कहां पर करेंगे? इज एम आर का इस्तेमाल तो आपने भी देखा है कंटिन्यूटी में करना है, लेकिन जब इनके साथ बीइंग लगेगा तो ये रहेगा तो कंटिन्यूटी में ही, ये चेंज नहीं होगा, लेकिन ये पैसिव में सेंस देगा। ये एक्टिव का है, ये पैसिव का है। एक्टिव पैसिव वॉइस तो सुने होंगे ना आपने, तो जब भी आपको पैसिव में बनाना है तो आप इज एम आर के साथ बीइंग लगा देना, वो पैसिव में बन जाएगा। और जब आपको हैज हैव के साथ बीन लगाना है तो वो भी पैसिव में बन जाएगा। हैज हैव यहाँ पर सिंपल है, एक्टिव में है, यहाँ पर ये पैसिव में बन जाएगा। हैज बीन, हैव बीन। तो इस तरह से आप इस पैसिव को समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये हेल्पिंग वर्ब आपको यूज कहां पर करनी है, इस्तेमाल कहां पर करनी है? तो देखिए, आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत पड़ती है यदि आपका साधारण वाक्य है। तो ये जो एच वी है ना, एच मतलब हेल्पिंग, वी का मतलब वर्ब, यहां पर आपको इनमें से कोई एक लगाना है यदि आपका सेंटेंस उससे मैच करता है तो, ठीक है। उसके बाद वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट हमने देख लिया है पर्सन कॉन्सेप्ट में, हेल्पिंग वर्ब भी देख रहे हैं अभी हमने प्रेजेंट की देखी है, फिर पास्ट की और फ्यूचर की भी देखेंगे, और लास्ट में वर्ब देखेंगे, ठीक है। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब देखिए, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब में आप यूज करते हैं वाज वर्ब का पास्ट के कंटिन्यूअस में, है ना। जब कोई काम लगातार चल रहा था पास्ट में, भूतकाल में जब कोई काम लगातार चल रहा था, तो तब आप पास्ट की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं ना। जैसे कि वह सो रहा था, वो पढ़ रहा था, वो खा रहा था, वो चल रहा था, वो गा रहा था, तो यहां पर आप पास्ट की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वाज वर्ब के साथ। दूसरा है हैड। हैड का इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम खत्म और शुरू हो गया था, या तो वो खत्म हो गया था या शुरू हो गया था, दोनों में से कोई एक काम होना चाहिए, आप हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिड का इस्तेमाल तब करते हैं जब पास्ट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपको बनाने हो, और पास्ट के भी कौन से? इंडेफिनिट के। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव यदि आपको सेंटेंसेस बनाने हैं तो आप डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाज वर्ब के साथ बीइंग। वाज वर्ब के साथ बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग, ये वाले। तो जब आप वाज वर्ब के साथ बीइंग लगाएंगे तो ये पैसिव बन जाएगा। आपने पीछे से एक बात मैच की कि हमने पीछे देखा था इज एम आर के साथ बीइंग पैसिव बन रहा था, मतलब कंटिन्यूटी में यदि आप बीइंग लगाते हैं कंटिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब में तो पैसिव में बन जाता है ना। और जब परफेक्ट वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती है उनमें बिन लगाते हैं तो वो भी पैसिव में बन जाता है, ठीक है। चलिए फ्यूचर की देखते हैं कुछ। अब जैसे कि विल है, तो विल का इस्तेमाल हम फ्यूचर में कहां पर करेंगे? वन टाइम कार्य के लिए, कि कोई किसी काम को करेगा, जैसे वो आएगा, वो जाएगा, वो पढ़ेगा, वो सोएगा, वो खाएगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करेगा, आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। विल बी का इस्तेमाल कहां पर करेंगे? कोई काम कर रहा होगा, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होगा, आप विल बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये कंटिन्यूटी को दिखाता है, वह जैसे कि वह सो रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा, वो खा रहा होगा, आने वाले समय में कोई किसी काम को कर रहा होगा, ठीक है। विल हैव, काम को कर चुका होगा, कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुका होगा, तब आप विल हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे कि वो खा चुका होगा, वो सो चुका होगा, वो पढ़ चुका होगा, है ना। कोई भी ऐसा काम है कि कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुका होगा, आप विल हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है विल हैव बिन। विल हैव बिन का मतलब होता है किसी समय से काम कर रहा होगा, मतलब कोई व्यक्ति किसी समय से किसी काम को कर रहा होगा, ठीक है, वहां पर आप विल हैव बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसा बोल सकते हैं वो सुबह से पढ़ रहा होगा, वो सुबह से सो रहा होगा, है ना, किसी समय से, जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, 2 तारीख से 5 तारीख से, अप्रैल से, मई से, जून से, 2021 से, 2020 से, 2022 से, 2007 से, जन्म से, बर्थ से, कभी से भी
यदि आपको उस टाइम को बताकर मतलब सेंटेंस को बनाना है तो आप फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब में विल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब चलिए वर्ब को समझते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो इतनी यही प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। वर्ब में हो सकता है कि आज तक आपने पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म और तीसरी फॉर्म ही देखी हो, लेकिन यदि आप हमारे वीडियो को रेगुलर वॉच करते हैं तो आपने फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म भी देखी होगी। तो अब हम देखेंगे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म और लास्ट में फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल कहां पर करना है। अब जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं मॉडल्स में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कोई सा भी टेंस क्यों ना हो, फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई सा भी सेंटेंस क्यों ना हो, मतलब कोई सा भी सेंटेंस क्यों ना हो, इनमें से मॉडल हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, यदि इंडेफिनिट के हैं और कोई सा भी सेंटेंस क्यों ना हो, सब में वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। दूसरी बात, जो दूसरी फॉर्म है वो सिर्फ एक ही जगह यूज होगी और उसका नाम है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे कि वो गया, उसने खाया, उसने पिया, वो सो गया, है ना, उसने काम कर दिया, इस तरह से आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं मॉडल्स प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी कि मॉडल्स के साथ जब आप हैव लगाते हैं, जैसे कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, तब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आपका परफेक्ट टेंस है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इनमें भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसका इस्तेमाल एक तो आप तब करते हैं जब आप मॉडल्स के साथ बी लगाते हैं कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए, जैसे कि वुड बी, कुड बी, शुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी। ठीक है, दूसरा कंटिन्यूअस टेंस में, अब कोई भी कंटिन्यूअस टेंस क्यों ना हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, सब में आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा सकते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा सकते हैं। और जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, इसमें आपको क्या करना है, इसको आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करना है। किसके साथ? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से आपको ये इस्तेमाल करना है और कहां कहां पर इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और ये जो ई बुक्स हैं ये आपको नीचे दिख रही होंगी, है ना, वहां से जाकर आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।